हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्णमाला। आज हमारी क्लास रहेगी वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला आपको मैं पढ़ाऊंगा, तो देखते हैं। चलिए देखिए, वर्णमाला कहते किसे हैं। वर्णमाला कहते हैं वर्णों की माला। वर्णमाला जो बनती है वो किससे बनती है? वर्णों की माला से। वर्णों की माला से मिलकर बनती है वर्णमाला। जैसे इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑप्शन भाई आपको दे देगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के निरर्थक समूह को, मतलब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां पे बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। अब लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वर्णमाला कहते किसे हैं। देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित का मतलब होता है कि वो जो वर्णमाला में वर्ण हैं वो एक व्यवस्था से बैठे हुए हैं। क्योंकि हमारी वर्णमाला स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट होती है ऐसे लेके आ, ई, ऐसे तो व्यवस्था से है ना। पहले हम ए पढ़ेंगे, फिर आ, फिर सॉरी छोटी, फिर बड़ी, इस तरीके से। ऐसा तो नहीं है पहले हमने ए पढ़ लिया फिर बड़ी ई पढ़ ली, या फिर उसके बाद में अपने बड़ा आ पढ़ लिया। ऐसे नहीं है। ऐसे है कि पहले हम ए पढ़ेंगे, फिर आ, फिर ई, छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटा हो, बड़ा हो, आगे एक्सेट्रा वगैरह। तो उस नियम को बोलते हैं हम व्यवस्थित समूह। उसको क्या बोलते हैं हम? व्यवस्थित समूह। तो हमने जान लिया कि वर्णमाला कहते किसे है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम वर्णमाला के प्रकार। वर्णमाला के प्रकार। वर्णमाला के प्रकार कितने होते हैं? देखिए, वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं। दो भागों में बांटा गया है, मतलब वर्णमाला को। कौन कौन से है? एक तो बांटा गया है स्वर में, और दूसरा बांटा गया है हमारा व्यंजन में। यानी कि वर्णमाला के अंदर, पूरी वर्णमाला के अंदर हमारे जो दो भागों में बटी हुई है, स्वरों में और व्यंजन में। ठीक है। अब देखो, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि जब स्वर से क्वेश्चन पूछेगा तो स्वर की संख्या पूछ लेता है कि स्वर की कितने होते हैं टोटल स्वर। तो स्वर कितने होते हैं हमारे? 11 होते हैं। आपको बुक में 13 देखने को मिलेंगे, 10 देखने को मिलेंगे, इस तरीके से आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। लेकिन हमें ऑप्शन में जो स्वरों की कुल संख्या ठीक करके आनी है वो ओनली 11 ही करके आनी है। हमें नहीं पढ़ना 13 के चक्कर में, 10 के चक्कर में। वो अलग अलग प्रकार से किताबों में दे रखा है। लेकिन अगर बाइनरी क्वेश्चन अगर ये आता है कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, और आपके पास ऑप्शन में 10, 11, 13, 9 वगैरह एक्सेट्रा हो, तो हमें वहां पे 11 ही ठीक करके आना है। अब ये 11 कौन कौन से होते हैं देखिए आगे। जैसे कि ए, आ, ई, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, डिल, ए, आई, ओ, आओ, ये होते हैं। अब इसमें दो और होते हैं। ये होता है, एक तो होता है हमारा अंग, है, ये होता है हमारा। वैसे 13 हो गए कुल, लेकिन बाकी ये दो जो है इनको हमने स्वरों की श्रेणी में नहीं रखा। स्वरों की श्रेणी में नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि ये जो होता है हमारा विसर्ग होता है, इसको बोलते हैं हम विसर्ग, और ये होता है हमारा अनुस्वर। इसमें ये हमारा विसर्ग होता है, ये हमारा अनुस्वर होता है, और इन दोनों को बोला जाता है आयोगवा। क्या बोला जाता है? आयोगवा। क्योंकि इन्हें हमें स्वरों की श्रेणी में नहीं रखा है, इसलिए हमारे जो स्वर होते हैं, स्वरों की जो कुल संख्या होती है वो हमारी 11 ही होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक। अब जहां पे 10 की बात देखने को मिलेगी तो वहां पे ये नहीं होता, इसको स्वर नहीं माना गया है, वो अलग प्रकार से है। जैसे कि आगे पढ़ेंगे हम व्यंजन। व्यंजनों की संख्या पूछे तो व्यंजन होते हैं हमारे कितने? व्यंजन होते हैं हमारे 33। कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। अब इस 33 में भी हमारे अलग अलग प्रकार के व्यंजन होते हैं। जैसे कि इस 33 के अंदर की बात करूं तो 33 के अंदर जो होते हैं
25 जो होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। 25 कितने होते हैं हमारे? स्पर्श व्यंजन होते हैं ये 25। और 25 और 4 इसमें से होते हैं क्या हमारे? अंतस्थ व्यंजन। क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और 4 होते हैं हमारे ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन। 4 कितने होते हैं हमारे? ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन। देखो कहने का मतलब यह है कि 25 इस 33 व्यंजनों में हमारे क्या होते हैं? 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 4 हमारे ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन होते हैं। 25 और 4 29, 29 और 4 कितने हो गए? 33। हमारे कुल व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 33 होते हैं। अब देखिए हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं। व्यंजनों को पढ़ेंगे हम सबसे पहले। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? देखो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं हमारे? स्पर्श व्यंजन वो होते हैं हमारे 25। कितने होते हैं? 25। अब कौन कौन से होते हैं स्पर्श व्यंजन? स्पर्श व्यंजन होते हैं जैसे ले लेंगे का, ख, ग, घ, ल, च, छ, ज, झ, व, ट, ठ, ड। ये होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। देखो कितने हो गए? 5, 5, 10, 15, 20, 25। ये होते हैं हमारे सारे के सारे स्पर्श व्यंजन। अब देखो इनका कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है उच्चारण स्थान से। किससे क्वेश्चन पूछता है? उच्चारण स्थान से। तो देखो इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान है कंठीय। क्या है? कंठीय उच्चारण स्थान। क्योंकि का, खा, गा, घा, ड़ा इनका जो उच्चारण होता है वो हमारे कहां से होता है? कंठ से होता है। तो इसीलिए इनको हमने क्या कह दिया? कंठीय कह बोल दिया। अब देखो चा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु से। जो हमारा ये तालु होता है इससे हमारा क्या होता है? उच्चारण स्थान होता है। इसकी बात करें तो ये होता है हमारा मूर्धन्य। मूर्धन्य। इसकी बात करें उच्चारण स्थान की तो इसका उच्चारण स्थान होता है हमारा किससे? दंतीय से। किससे होता है? दंतीय से होता है। और इस वाले ग्रुप का अगर उच्चारण स्थान देखें तो इसका होता है हमारा ओष्ठीय से। क्योंकि इस वाले ग्रुप की बात करें का, खा, गा, ड़ा, घा, ड़ा तो इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है, इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य से। इनको मूर्धन्य क्यों कहा गया? क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारा जीभ का अगला भाग मुड़कर तालु से जाके टच करता है, इसीलिए इन्हें मूर्धन्य बोला गया। यहाँ पे दंत इस वाले ग्रुप को दंतीय क्यों कहा गया? क्योंकि इनके उच्चारण में हमारी जीभ का अगला भाग दांत को स्पर्श करता है, इसीलिए इन्हें दंतीय बोला गया। यहाँ पे ओष्ठीय क्यों कहा गया? क्योंकि इनके उच्चारण में हमारे दोनों होंठ आपस में स्पर्श करते हैं, इसीलिए इनको ओष्ठीय कहा गया। अब बात आती है अघोष की और सघोष की। यहाँ से अघोष में और सघोष में जरूर क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कौन से अघोष होंगे, कौन से सघोष होंगे। और अल्पप्राण महाप्राण से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से अल्पप्राण होंगे, कौन से महाप्राण होंगे। तो बच्चे ज्यादातर बहुत कंफ्यूजन रहते हैं, लेकिन मैं आज मैं बताऊंगा कि आपको कभी भी कंफ्यूजिंग नहीं होगी। कभी भी आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं कर पाओगे, चाहे वो अघोष से पूछे या सघोष से पूछे या फिर अल्पप्राण से पूछे या फिर महाप्राण से पूछे। देखिए जैसे मान लेते हैं ये वाला ग्रुप है हमारा, ये वाला ग्रुप है, ये ऐसे स्तंभ के तरह बता रहा हूं। ये पूरा एक ग्रुप है इस तरीके से, ये एक पूरा ग्रुप है, ये इस तरीके से लाइन खींच ली मैंने। तो देखो यहां पे जो पहली वाली लाइन होती है ये होती है हमारी क्या? अघोष।
और दूसरी वाली भी क्या होती है हमारी, अघोष। और बाकी जितनी भी लाइनें बची, यानी कि 3 लाइनें बची हैं, तो वो तीनों की तीनों लाइन क्या होंगी, सघोष की होंगी। कौन सी होंगी, सघोष की होंगी। भाई पहली 2 लाइनें हमें पढ़नी है अघोष अघोष में, और बाकी की जो 3 लाइनें हैं हम उसको पढ़ेंगे सघोष सघोष में। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने बता तो दिया, अच्छी बात है बता दिया, लेकिन इसको याद कैसे करें। लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि इसको याद कैसे करना है। कुछ बच्चे या कुछ टीचर कोड लिखवा देते हैं कि बेटा लिख लो अघोष का कोड लिख लो 12, सघोष का कोड लिख लो 345। तो बच्चों को कोड कहां तक याद रहेगा, नहीं। हमें बड़माला पढ़ रहे हैं तो बड़माला से ही रिलेटिव हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हमें याद रखना है कि वो कौन सा अघोष है कौन सा सघोष है। अब सपोज करो देखो, यहाँ पे मैंने कहा कि भाई पहला वाला ग्रुप जो है ये पूरा का पूरा क्या है, अघोष है। तो देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, अघोष का जो शब्द है, अघोष जो शब्द है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना। जब ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो हमारी बड़माला भी किससे स्टार्ट होती है, सपोज करो किससे स्टार्ट होती है भाई, इसके बिगर। देखो इसके बिगर हमारी बड़माला स्टार्ट नहीं हुई भाई, स्टार्ट तो हुई ऐसे हुई ना। तो हमारा पहला वाला जो ग्रुप होगा वो किससे, हमारा अघोष से। तो याद कर सकते हैं कि भाई अघोष है हमारा, तो अघोष किससे स्टार्ट होता है, ऐसे। और बड़माला भी कैसे स्टार्ट होती है, ऐसे। तो हमें पहले 2 बार, बस सिर्फ 2 बार हमें अघोष अघोष करना है। बाकी की जितनी बची लाइन है, तीसरी चौथी पांचवी जितनी लाइन बची है उसको करना है हमें सघोष। बस हमें 2 लाइनें याद रखनी है कि पहली 2 लाइनों में हमारा अघोष अघोष, बाकी सघोष सघोष सघोष। आपको कभी भी कंफ्यूजिंग नहीं होगी, बस पहले की 2 लाइनें। अब सपोज करो मैंने यहां से क्वेश्चन उठा लिया, मैंने पूछा आपसे जय, बताइए जय का उच्चारण स्थान, मतलब जय अघोष है कि सघोष है। तो आपने ध्यान लगाया कि भाई जय कौन सी लाइन में आता है, देखो पहली दूसरी तीसरी, ये तीसरी लाइन में आता है, लेकिन हमें अघोष तो 2 लाइन तक ही पढ़ना है। तो जब ये तीसरी लाइन में आता है तो ये बाकी भी अपने आप में सघोष होगा, होगा क्या नहीं होगा। अब मैंने यहां से ठाया, मान लो थ ठा लिया मैंने, थ क्या है हमारा, तो ध्यान रखना है कि थ कौन सी लाइन का है, कौन सी लाइन का है, ये दूसरी लाइन का है। तो 2 लाइन तक तो हम अघोष पढ़ते हैं ना, तो ये थ क्या होगा हमारा, अघोष होगा। क्या होगा, अघोष। हमें केवल अगर 2 लाइन से कोई भी बड़ उठ के आ रहा है तो उसको अघोष करना है। तीसरी लाइन चौथी लाइन पांचवी लाइन से कोई भी बड़ आ रहा है उठ के तो हम उसको सघोष बोलेंगे। अब बात आती है अल्पप्राण महाप्राण की। देखिए अल्पप्राण, इसमें पहले क्या होता है, इसमें पहली वाली लाइन में होता है हमारा अल्पप्राण। क्या होता है, अल्पप्राण। और दूसरी वाली का होता है महाप्राण, तीसरी वाली का अल्पप्राण, चौथी वाली का महाप्राण, पांचवी वाले का अल्पप्राण। देखो अब इसको याद करवा दिया मैंने, इसको याद करवाऊंगा। देखो पहला वाला क्या है हमारा, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण। अब इसमें भी वही जो हमने वैसे उसको ऊपर वाले को याद करा था, हम इसको भी ऐसे ही याद करेंगे। देखो वर्णमाला कैसे स्टार्ट होती है, ऐसे। ये अल्पप्राण कैसे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे। तो पहले वाले को रख दो अल्पप्राण, फिर दूसरे वाले को महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण। मतलब यहाँ पे हमें एक एक छोड़ के एक एक करके मतलब इस तरीके से गिनना है। पहले गिनो अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण। इस तरीके से हमको अच्छे से याद हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली अगर इस तरीके से याद करते हो भाई। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि पहली वाली पंक्ति को, अल्पप्राण और महाप्राण की बात हो तो पहली वाली पंक्ति को पकड़ना अल्पप्राण से ही है, और ऐसे ही हमारा अल्पप्राण स्टार्ट होता है और ऐसे ही हमारी वर्णमाला स्टार्ट होती है। इसीलिए हमें कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए ये हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। अब आगे देखिए बात आती है, और बता दूं तो ये जो लास्ट वाला ग्रुप होता है, इस वाले का एक नाम और होता है। इस वाले लास्ट वाले ग्रुप को बोलते हैं हम नासिकीय व्यंजन। क्या बोलते हैं, नासिकीय व्यंजन। नासिकीय व्यंजन, सॉरी। क्यों, क्योंकि इस वाले जो पांचवा अक्षर होता है, पांचवा अंतर बोलते हैं इसको, पांचवा जो अक्षर होता है मतलब 5 वाला ग्रुप वाला, तो इसको बोलते हैं हम नासिकीय व्यंजन। क्योंकि इनके उच्चारण करते समय आधा क्या होता है, कुछ भाग इनका उच्चारण करते समय नाक के द्वारा बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, नाक के द्वारा, इसीलिए इनको नासिकीय व्यंजन होते हैं। देखो डे उ न मैं आदि इनके सबको। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम, स्पर्श व्यंजन हमारे कंप्लीट हो गए। आगे पढ़ेंगे हम, बताया था ना मैंने 33 व्यंजनों को कितने कितने भागों में बांट रखा है, तो उसमें से हमने 25 तो पढ़ लिए हैं,
बाकी के 4 हम और पढ़ेंगे, बाकी के 4 और हम पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन के बाद में आता है हमारा कौन से, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, ये होते हैं 4। कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजनों की 4 होती है। कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं, जैसे य, रे, ले, बे, ये होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। अच्छा, उच्चारण स्थान की बात करें तो उच्चारण स्थान जो होता है इसका होता है तालु। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, रे का। रे का देखिए ये होता है हमारा मूर्धन्य। रे, आप कभी रे बोलिए तो जीभ का अगला भाग मुड़ जाता है ना, तो ये मूर्धन्य में आता है। अच्छा, ले को बोले तो ये होता है हमारा पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, वैसे इसको मूर्धन्य तो होता है उच्चारण स्थान में, लेकिन इसको लुटित व्यंजन ही बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं हम, लुटित व्यंजन। लुटित व्यंजन। ठीक। और बै जो होता है देखिए ये होता है हमारा क्या, बतस्य होता है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, बतस्य। बतस्य का मतलब होता है इसका जो उच्चारण स्थान निकलता है वो आधा मसूड़ा प्लस दंत्य से होता है, इसलिए इसको बतस्य बुलाता है। एक और होता है यहाँ पे, अगर इनकी बात करें तो यह और बै दोनों हमारे क्या होते हैं, अनुस्वर होते हैं। अनुस्वर भी देखने को मिलेगा आपको ये। ठीक है। तो हमारे चारों हो गए, यानी कि अंतस्थ व्यंजन क्या क्या हो गए हमारे, यह, रे, ले, वे। और इनका उच्चारण स्थान भी मैंने बता दिया, इसका तालु से निकलता है, इसको मूर्धन्य से लुटित व्यंजन भी बोला जाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा पार्श्विक व्यंजन कौन से होता है, तो पार्श्विक व्यंजन होता है हमारा ल, बतस्य होता है वे, और तालु से यकार ताल उच्चारण स्थान पूछे तो बता देंगे उसको तालु, यह का उच्चारण स्थान। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन खत्म, बाकी आगे, बाकी आगे हो गए स्पर्श व्यंजन खत्म। इसके बाद में हमारा क्या हो गया, अंतस्थ व्यंजन खत्म। बाकी इसके बाद आएगा हमारा उसमें संघर्षी व्यंजन। उसमें संघर्षी व्यंजन ये कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे 4। इसके बारे में हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।